नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज फिर एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले अलग अलग तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, श क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, श क्षत्रिय जो होता है हिंदी वर्णमाला में, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो कौन कौन से? पहला तो यही है श क्षत्रिय, दूसरा त्रिशूल, तीसरा ज ज्ञानी और चौथा है च चुड़े। तो इन चारों वर्णों को हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है, हमें बताना है जो श क्षत्रिय है वो किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो श क्षत्रिय जो है वो इन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, जिसमें क जो होता है यानी पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इन दोनों को मिलाकर के श क्षत्रिय बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन साथियों वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में जीवा हमारे तालु को स्पर्श करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको हम कहते हैं तालु या तालव्य बोल देते हैं। जब हमारी जीवा जो है वो यहाँ पर स्पर्श करेगी इस भाग पर, तो वो हमारा तालव्य वर्ण कहलाएगा। और हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी तालव्य व्यंजन होते हैं। तो च वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ और ञ। ये पांचों जो है हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अब हमें बताना है इस सवाल में कि कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है। अब इस वर्ग में जो नहीं आता वही तालव्य है। तो च तो हमारा तालव्य होता है, इसका मतलब ये तो उत्तर हमारा नहीं है। ज भी हमारा तालव्य होता है, ये भी नहीं हो सकता। झ भी हमारा ये तालव्य होता है, ये भी उत्तर नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है ट। ट जो है वो तालव्य न होकर के बल्कि वो मूर्धा है, यानी कि उसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। तालव्य के ऊपर जो ये आपको स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं व्हाइट से कर देता हूँ, ये जो है इसको हम कहते हैं मूर्धा। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा सवाल, अंग और अह क्या कहलाते हैं? अंग और अह स्वर कहलाते हैं, अयोगवह कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, ये जो अंग की बिंदी होती है या आपने अंग जो देखा है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और जो अह देखा है आपने इसको हम विसर्ग कह देते हैं। लेकिन इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप में इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। इनका स्थान वर्णमाला में स्वरों के बाद आता है। आपने पढ़ा होगा ए आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ स्वर हो गए, उसके बाद आता है अंग, उसके बाद आता है आ, और फिर उसके बाद शुरू होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। तो ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं, इसलिए उनको अयोगवाह कहते हैं। चौथा सवाल, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? मुख के खुलने के आधार पर साथियों स्वरों के 4 भेद होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी स्वर का उच्चारण करने में मुख ज्यादा खुलता है, किसी स्वर का उच्चारण करने में मुख कम खुलता है। तो ये 4 भेद होते हैं, आइए इनको समझते हैं। तो यहाँ पर साथियों 4 भेद होते हैं। पहला होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का अर्थ होता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख संकरा हो जाता है। मुख द्वार संकरा होने का मतलब है मुख हमारा बहुत कम खुलता है। और अर्ध समृद्ध स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलता है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से स्वर हैं। तीसरा होता है विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाए, जैसे आ, बस एक ही स्वर हमारा विवृत होता है। और चौथा होता है अर्ध विवृत, यानी कि पूरा ना खुल करके आधा खुले हमारा मुख द्वार। ये चारों हमारे अर्ध विवृत स्वर होते हैं। तो अब आप इसके आधार पर ये बताइए कि मुख द्वार सबसे कम खुलता है वो कौन से स्वर होते हैं? तो सबसे कम जो हमारा खुल रहा है वो खुल रहा है संवृत्त स्वर में। तो संवृत्त स्वर जो हो जाएगा वो ही हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा सवाल, श वर्ण, ये षटकोण वाला जो श है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ये हमें बताना है। साथियों जब हम इस षटकोण वाले श का उच्चारण करते हैं तो जीवा हमारे मूर्धा पर स्पर्श करती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो स्थान है हमारे ऊपरी जबड़े के जो दांत हैं उनसे जस्ट पीछे का जो हिस्सा है ये हमारा मूर्धा कहलाता है।
जब हम षटकोण वाले श का उच्चारण करेंगे तो जीवा हमारे दांतों के पिछले भाग पर जाकर लगेगी। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा साथियों मूर्धा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष या फिर इसको हम सघोष भी बोल देते हैं, कौन सा वर्ण वो सघोष वर्ण है? साथियों, हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो उनमें से एक प्रकार ये भी है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है सघोष या जिसको घोष बोल देते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अब यहाँ पर घोष शब्द है, इसका अर्थ जानिए पहले। तो घोष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कंपन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारा जो वोकल कॉर्ड है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर कंपन होती है तो उन वर्णों को हम सघोष कहते हैं, और अगर कंपन नहीं होती तो उनको अघोष कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा सघोष है, ये आप एक बार समझ लीजिए। तो इसको साथियों समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा हिंदी वर्णमाला के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसका पहला और दूसरा व्यंजन, सभी वर्गों का पहला और दूसरा व्यंजन वो अघोष होता है। तो यहाँ पर क ये वाला और ये दूसरा, ये क्या हो गए, ये अघोष हो गए, यानी कि इनको उच्चारण करने में कोई भी गूंज जैसी हमें महसूस नहीं होती है। इसके अलावा श, श और स, ये जो तीनों हैं ये भी क्या है, अघोष हैं। अब ये तो थे साथियों अघोष व्यंजन। इसी के साथ अब सघोष व्यंजन जान लो कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो सघोष होता है। इसके अलावा य, र, ल, व, ये चारों और हमारा ड और ढ, ये भी क्या होता है, हमारा सघोष होता है। अब बचा ह, ये भी हमारा सघोष है, और बचा ड़, ये भी हमारा सघोष है। और संयुक्त व्यंजनों का तो हम इसमें वर्गीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले ही दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो साथियों ये था सघोष और अघोष वर्णों के बारे में पूरी जानकारी। तो अब ये जो चार हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, अब मुझे बताओ कि कौन सा वर्ण इसमें से सघोष वर्ण है, यानी कि तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन। तो यहाँ पर का तो पहला होता है, ये तो नहीं हो सकता। च जो है वो भी यहाँ पर पहला है, ये भी नहीं हो सकता। ता जो है वो भी पहला व्यंजन है अपने वर्ग का, ये भी गलत है। तो द जो है यहाँ पर वो हमारा देखिए तीसरा व्यंजन है अपने वर्ग का, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर क्या होता है, इसके लिए साथियों पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साथियों कुछ नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि जीवा के प्रयत्न के आधार पर, यानी कि जीवा का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है उच्चारण में, उसके आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीवा का अगला हिस्सा प्रयोग होता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करने में जीव का अगला हिस्सा प्रयोग हो रहा है। जिसका उच्चारण करने में मध्य भाग प्रयोग होता है उसको मध्य स्वर, और जीव का सबसे पिछला हिस्सा जिन स्वरों का उच्चारण करने में प्रयोग होता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे पश्च स्वर हैं। तो अब आप इसके आधार पर मुझे बताइए कि पश्च स्वर कौन सा है इन चार विकल्पों में से। तो ई जो है वो तो अग्र स्वर है, ये तो नहीं हो सकता। ए जो है वो भी अग्र स्वर है, आ जो है वो हमारा पश्च स्वर है, यही सही उत्तर है। और ये जो ई है ये भी हमारा अग्र स्वर है। तो आप एक बार कंसेप्ट को समझकर इस तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। आठवां सवाल, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप जानते हैं य, र, ल, व ये चारों के चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है, यानी कि अल्प प्राण है? अब भैया प्रश्न ये उठता है कि ये महाप्राण क्या होता है? तो साथियों जिस तरीके से सघोष और अघोष में वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, उसी तरीके से श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। अगर श्वास वायु की मात्रा कम निकले तो उसको अल्प प्राण कह देते हैं, और अगर श्वास वायु की मात्रा वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा निकले तो उसको महाप्राण कह देते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण होते हैं ये भी जान लीजिए। सभी वर्गों का पहले स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है 25। तो इनमें से जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण है। क्या है वो? अल्प प्राण, यानी कि उनका उच्चारण करने में श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। तो ये वाला, ये वाले पांचों और ये वाले पांचों अल्प प्राण है। उसी तरीके से
ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है जो य र ल व, ये भी हमारे अल्प प्राण है। इसके बाद ड़ जो है हमारा ये ड़ा, ये तीसरे ड़ से मिलता जुलता है, तो ये भी अल्प प्राण है। इसके अलावा जो ये नया व्यंजन है ये भी अल्प प्राण है। और अगर स्वरों की बात करूं तो फिर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो ये होते हैं अल्प प्राण वर्ण। अब बात करते हैं महाप्राण की, जो बचे हुए हैं। अब बचे हुए कौन कौन से हैं? ये दूसरा और ये चौथा वर्ग, ये हो गए महाप्राण। इसी तरीके से जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श श श ह, ये भी महाप्राण है, और ये जो ढ़ बचा है ये भी महाप्राण है। तो आप देख सकते हैं कौन से व्यंजन अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है। संयुक्त व्यंजन को साथियों हम इन वर्गीकरणों में नहीं लेते क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, मूल व्यंजन नहीं है। तो हमें अपने सवाल में क्या बताना था? हमें बताना था कि कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है, यानी कि अल्प प्राण है। 10वां सवाल साथियों हमारे सामने है, ज्य ज्यानी वर्ण किसके योग से बना है? ज्य ज्यानी एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, पहले ही सवाल में आपको मैंने बताया था। और इसका जो रूप होता है वो किसके योग से बना है? ये बना है ज और ञ के योग से। तो ज और ञ के योग से क्या बनेगा? ज्य बनेगा। लेकिन हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? हम करते हैं ज्ञ, हम बोलते हैं ज्ञानी, विज्ञान। तो इस तरह से हम इसका गलत उच्चारण कर रहे हैं और इसको प्रचलन में चला दिया गया है, जबकि इसका सही उच्चारण होना चाहिए ज प्लस ञ, यानी कि ज्य। तो ज्य इसका सही उच्चारण है। आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, जो कि आप भूल गए हो। मुझे मालूम है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सारे सवाल भी समझ आए होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, मगर आपको लाइक करना ध्यान नहीं रहा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल हम आपको हिंदी व्याकरण के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण के सभी कंसेप्ट को आपको बहुत डिटेल से और ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और उन वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब अपने सवाल की तरफ लौटते हैं। 11वां सवाल हमारे सामने है, स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? तो यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 4 शब्द। इनमें से बताना है कि कौन सा जो र का रूप है वो स्वर रहित है। साथियों र के 2 रूप होते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल से समझाकर वीडियो नियम के साथ में सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां देख लेना। तो र के 2 रूप कौन से होते हैं? एक तो होता है रेफ और दूसरा होता है पदेन। रेफ जिसको हम अमूमन आम बोलचाल में कहते हैं र की मात्रा। र की मात्रा नहीं होती, र के रूप होते हैं रेफ और पदेन रूप। रेफ कहाँ होता है? शब्द के ऊपर इस तरह से आपको ये नजर आएगा शिरोरेखा के ऊपर। और पदेन कहाँ नजर आएगा? किसी भी व्यंजन के वर्ण के नीचे इस तरीके से मात्रा के रूप में, या फिर इस तरह से आपको नजर आएगा। जो रेफ की मात्रा होती है या रेफ जो होता है वो क्या होता है? आधा र होता है ये वाला। तो क्योंकि हम र के नीचे हल चिन्ह लगाकर र को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ये वाला रूप, इसका रेफ वाला रूप लिख देते हैं इस तरीके से। और पदेन जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, ये स्वर सहित होता है। ये तो स्वर रहित हो गया, स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं होता। और जो पदेन रूप होता है इसमें स्वर होता है, ये पूरा होता है, पूरा रा जिसको हम बोल देते हैं, पूरा र। और जो रेफ होता है वो आधा रा, हम इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए। तो यहाँ पर बता रहा है स्वर रहित रा, यानी कि आधा रा। आधा रा जो होता है वो रेफ में होता है, और रेफ की मात्रा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ट वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उन 25 स्पर्श व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और 5वां। इस तरीके से ये हमने 5 वर्ग बना दिए हैं। और वो किस आधार पर बनाए हैं? वो बनाए हैं हमने कि उनका उच्चारण करने में जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुख के किस भाग को स्पर्श कर रही है, उसके आधार पर बनाए हैं। तो जो हमारा पहला वर्ग है जिसको क वर्ग कहते हैं, इसको हम कचट तप के नाम से जानते हैं 5 वर्गों को। तो जो पहला जो हमारा वर्ग है क वर्ग, उसका जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ। दूसरा जो वर्ग है हमारा च वर्ग, उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। तीसरा है ट वर्ग, उसका मूर्धा। चौथा है उसका हमारा होता है दंत। और 5वां इसका होता है ओष्ठ, यानी कि होठों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है ट वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो साफ तौर पर हमें नजर आ गया ट वर्ग कहाँ है, ये रहा हमारा ट वर्ग, और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा उलझा के यहाँ पे सवाल इन्होंने पूछा है साथियों, और ऐसे ही सवाल घुमा के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब इसका उत्तर जानने के लिए पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर क्या होता है।
और दीर्घ स्वर में भी मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है इसका पता लगाना है। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। मूल स्वर तो आप सभी को पता है क्या होते हैं, अ, ई, उ और ये री, ऋषि, ये तो हमारे मूल स्वर होते हैं। अब इन मूल स्वरों की सहायता से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। बाकी जितने भी 7 स्वर बचे हमारे, वो सातों क्या है, दीर्घ स्वर। जैसे बड़ी ई, बड़ी किससे मिलकर बना है, ई और ई से। ऐसे ही बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है, ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ऐसे ही ए है, ए किससे मिलकर बना है, ए मिलकर बना है अ और ई से मिलकर बना है ए। तो मूल स्वरों के अलावा जो साथियों स्वर हैं हमारे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में भी मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर वो है साथियों जिसमें दो सजातीय स्वर यानी एक जैसे स्वर मिलकर एक नया स्वर बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है हमारे, या फिर अ आ से मिलकर के बड़ा आ बन जाता है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। और दीर्घ में भी कौन से, मूल दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो बड़ा आ जो है वो तो मिलकर बना है अ और अ से, ये सजातीय स्वर हो गए। इसका मतलब ये तो मूल दीर्घ स्वर है। तो ये मूल दीर्घ स्वर है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है ई है, ये भी ई और ई से मिलकर बना है, ये भी मूल दीर्घ स्वर है। ऊ जो है वो भी ऊ और ऊ से मिलकर बना है, ये भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा हमारा ऑप्शन तो ओ। तो ओ जो मिलकर बना है वो अ प्लस ऊ इससे मिलकर बनता है। और ये दोनों जो स्वर हैं ये विजातीय स्वर हैं, यानी अलग अलग तरह के स्वर हैं। तो ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखो जो प्र लिखा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको एक नीचे जो दिखाई दे रहा है एक मात्रा सी, ये र का रूप है। अभी पीछे एक सवाल आया था, उसमें मैंने आपको बताया था र के दो रूप होते हैं, रेफ और पदेन। रेफ और पदेन में ये पदेन वाला रूप है, और पदेन वाले रूप में र जो होता है वो पूरा होता है और यहाँ पर आधा होता है र। तो अब आप मुझे बताइए ये प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? पूर्ण वर्ण हमारा यहाँ पर र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिस व्यंजन के नीचे ये लगता है, जैसे प के नीचे र लगा है ना, ये जो प है ये होता है स्वर रहित, यानी कि ये होता है आधा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन साथियों याद कर लीजिए, ड़ और ढ़ होते हैं। ड के नीचे जब ये लग जाए छोटा सा बिंदु और ढ के नीचे जब ये बिंदु लग जाए तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाए जाते हैं, या इनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं। द्विगुण व्यंजन, या कहीं कहीं पर इनको ताड़नजात ध्वनियां भी बोल देते हैं। तो ये तीनों नामों से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं रहना। उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, तीनों का मतलब एक ही है। अगला सवाल, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? श वर्ण का उच्चारण स्थान साथियों हमारा तालु होता है। ये तालु आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जीवा का जो ये हिस्सा है यहाँ पर जाकर टच होता है और फिर हमारा इस श का उच्चारण होता है। इसका उत्तर है तालु। षटकोण वाला श मूर्धा होता है और ये दंत वाला सपेरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, केवल नाक और मुंह दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध साथियों नाक और मुंह दोनों से होता है। और अनुनासिक क्या होता है साथियों? अनुनासिक आपने देखा होगा इस तरीके से चंद्र बिंदु जो नजर आता है आपको, यही हमारा अनुनासिक है। और साथियों किसी शब्द के ऊपर आपने ये अंकी बिंदी देखी होगी, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो केवल नाक से होता है और अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो पढ़ाए गए कंसेप्ट हैं आपको वो भी समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।